गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मात्रक यानी कि यूनिट्स के बारे में पढ़ा था और मात्रक के प्रकार व्युत्पन्न यानी फंडामेंटल और डिराइव्ड व्युत्पन्न तथा मूल, ठीक है, इन मात्रक के बारे में पढ़ा था। और इन्हें सबसे पहले कैसे डिफाइन किया गया था, सातों व्युत्पन्न राशियों को, फंडामेंटल यूनिट्स को, उसके बारे में देखा था। आज कुछ बेसिक टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं जो जनरली यूनिट के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, बट इनका कहीं भी यूज़ आप देखेंगे डिस्टेंस मेज़र करने के लिए या बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए ये टर्म का यूज़ किया जाता है, जो काफ़ी बेसिक है, जिसे हम आज देखेंगे। जैसे फर्स्ट है फर्मी। फर्मी आप जहाँ भी सुनेंगे, फर्मी क्या होती है? बहुत छोटी डिस्टेंस। जैसे कि आप समझ लीजिए एक नाभिक, परमाणु का नाभिक, न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, उस न्यूक्लियस की साइज को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। इसे एफ से डिनोट करते हैं। और 1 फर्मी इक्वल टू किसके बराबर होता है? 10⁻⁻15 मीटर। माइनस का मतलब होता है 1 के अपॉन में ऐसे कितने ज़ीरो लगेंगे? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि 1 मीटर का इतना पार्ट करेंगे, इतने टुकड़े करेंगे, तब एक टुकड़ा एक फर्मी के बराबर होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये काफ़ी छोटी डिस्टेंस होती है। तो बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए हम मीटर का यूज़ नहीं करते, सेंटीमीटर का नहीं करते, मिलीमीटर का नहीं करते, जो बिल्कुल न्यूक्लियस की साइज मेज़र करने के इक्वल होता है, इसीलिए हम फर्मी यूनिट का यूज़ करते हैं। दूसरी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। ये होती है जो वेवलेंथ होती है, आपने देखा होगा लाइट या उसकी वेवलेंथ जो बहुत नैरो बैंड होते हैं, उनको मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका सिंबल होता है कैपिटल ए बनाकर ऊपर नोट लगा दीजिए, यह एंगस्ट्रॉम का सिंबल है। एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? अगर मीटर से इसका कंपैरिजन करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर, मतलब फर्मी से थोड़ा सा बड़ा होता है, फर्मी सबसे छोटा होता है, ठीक है। तीसरा होता है नैनोमीटर। ये टर्म जब आप बहुत छोटी डिस्टेंस मेजर करते हैं तब आप सुनेंगे तो आपके लिए अननोन रहेगी पूरे सिलेबस में, इसलिए इसे अभी से समझ लीजिए, ठीक है। नैनोमीटर मतलब ये और छोटी डिस्टेंस होती है, लेकिन एंगस्ट्रॉम से थोड़ी सी बड़ी, यानी कि इसे रिप्रेजेंट कर देंगे एन से, ठीक है, यानी कि 1 नैनोमीटर, NM कहेंगे, NM मतलब नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के, ठीक है, जो लगभग एंगस्ट्रॉम के बराबर ही होता है। नाउ माइक्रोन, 4th यूनिट है माइक्रोन। इसे आप हिंदी में भी नैनोमीटर ही कहेंगे। जो मात्रक या यूनिट है उन सभी के नाम तो वही रहेंगे, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सिर्फ लैंग्वेज का ये डिफरेंस है। नैनोमीटर लिखना है या नैनोमीटर स्पेलिंग में लिखना है। माइक्रोन मतलब जो बहुत ही छोटी थिकनेस मेजर करना है आपको। जैसे कोई बहुत पतली सी सरफेस है, उसकी थिकनेस जो बहुत छोटी, हमारे लिए बहुत छोटी है, बट कुछ ना कुछ थिकनेस हर किसी ऑब्जेक्ट की रहेगी, तो पतली शीट्स या उनकी थिकनेस यानी मोटाई मेजर करने के लिए आप माइक्रोन का यूज़ करते हैं। माइक्रोन को आप म्यू जैसा सिंबल यू बना के लिखना, μm से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर बराबर, माइक्रोमीटर भी कहते हैं और माइक्रोन भी कहते हैं, दोनों ही कहेंगे, ठीक है। माइक्रोमीटर आपने सुना ही होगा, या माइक्रोमीटर या माइक्रो, दोनों ही इसके नाम है। μm मतलब माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। सो ये कुछ बेसिक यूनिट थी जिसका आप सिलेबस में कहीं ना कहीं इन्हें देखेंगे। छोटी डिस्टेंस जहाँ भी मेज़र की गई वहाँ पर मीटर की जगह एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन, फर्मी, ये सब यूज़ किया जाता है। पिकोमीटर भी होता है इसके अलावा। पिकोमीटर 10⁻⁻13 को रिप्रेजेंट करता है। मेनली ये यूनिट्स को लर्न कर लीजिए। इसके अलावा एक छोटी सी डिफाइन है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लाइट ईयर। हमें पता है कि हमें जब
किसी छोटी सी स्केल की लेंथ मेज़र करनी है तो हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। एक पेंसिल या कपड़ा मेज़र करना है तो सेंटीमीटर या मीटर में मेज़र होता है, ठीक है। उसके अलावा आप अगर समझते हैं कि जैसे कि एक स्टेशन है, वहाँ से दूसरे स्टेशन से, ट्रेन वगैरह में देखा होगा आपने, तो वहाँ की जो डिस्टेंस होती है वो किलोमीटर में मेज़र होती है। मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मेज़र करेंगे तो किलोमीटर में मेज़र करेंगे। एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है तो आप किलोमीटर में मेज़र करेंगे। यानी कि जो बहुत लंबी डिस्टेंस होती है वो हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है एस्ट्रोनॉमी में भी फिज़िक्स यूज़ होता है, हम देख चुके हैं। तो वहाँ पर हमें अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जैसे कि सन से अर्थ की डिस्टेंस, अर्थ से मून की डिस्टेंस, तो इस तरह के डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नहीं मेज़र कर सकते। किलोमीटर ये इस डिस्टेंस के लिए बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जांपल है, अगर मुझे दिल्ली से समझ लीजिए कहीं तमिलनाडु जाना है, ठीक है, तो दिल्ली से तमिलनाडु जाने के लिए मैं अगर सेंटीमीटर या मिलीमीटर में डिस्टेंस मेज़र करूँगी तो वो बहुत छोटा काउंट होगा। मुझे मीटर में भी मेज़र करूँगी तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है। इसीलिए मैं उसे किलोमीटर में मेज़र करूँगी, ठीक है, जो इन सब के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है, ताकि डिस्टेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण छोटी राशि हम नहीं ले सकते, ठीक है। उससे कैलकुलेशन टफ हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जब हमें एस्ट्रोनॉमी में डिस्टेंस को मेज़र करना है तो उसी तरह ये किलोमीटर भी एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत छोटी क्वांटिटी कहलाता है। किलोमीटर बहुत छोटी यूनिट होता है, तो वहाँ पर हम लाइट ईयर यूज़ करते हैं। आपको नाम सुनने में ऐसा लग रहा है कि लाइट और ईयर, यानी कि ये तो किसी वर्ष, इसका हिंदी में कहेंगे प्रकाश वर्ष, ठीक है। अब आपको नाम से कहीं तक ये नहीं फील हो रहा है कि ये किसी डिस्टेंस को मेज़र करता है, जबकि लाइट ईयर क्या है, एक ऐसी यूनिट है जो डिस्टेंस को मेज़र करती है। और इसे कैसे डिफाइन कहेंगे, जो भी लाइट है जितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल करती है वैक्यूम में, वैक्यूम वर्ड यूज़ करेंगे जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, निर्वात, तो किसी भी लाइट रे द्वारा वैक्यूम में 1 ईयर में चली गई टोटल डिस्टेंस उसकी कहलाती है 1 लाइट ईयर। ये एक सबसे बड़ी डिस्टेंस होती है। इसके अलावा एक डिस्टेंस होती है पारसेक, ठीक है। लाइट ईयर और पारसेक, इन दो टर्म को याद रखिएगा। एक होती है पारसेक, ठीक है। ये दोनों एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होती है काफ़ी लंबी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। अब 1 लाइट ईयर की बात करेंगे तो 1 लाइट ईयर यानी कि लाइट के थ्रू वैक्यूम में 1 ईयर में चली गई डिस्टेंस, इसी को हम हिंदी कहेंगे कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर कहलाती है, ठीक है, प्रकाश वर्ष। अब देखिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि लाइट ईयर जो दे रखा है उसको कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, तो ये आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं। ये कहीं पर भी आ सकता है कि 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। किलोमीटर में लिखेंगे तो यहाँ पर ये काउंटिंग कम हो जाएगी, ठीक है। मीटर से किलोमीटर के लिए आपको 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये 15, 14 और 13, मतलब ये 13 आ जाएगा 10⁻, अगर आप किलोमीटर में लिखेंगे तो। उसी तरह 1 पारसेक की बात करते हैं, ठीक है। तो 1 पारसेक किसके बराबर होता है, ये सब पहले से प्री डिफाइंड इनकी डिस्टेंस 3.26 लाइट ईयर, मतलब ये लाइट ईयर प्रकाश वर्ष से भी कितना बड़ी या और ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जब आप 1 लाइट ईयर किसके बराबर है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी कि इस वैल्यू में 15 का मल्टीप्लाई करो तो इतने मीटर बराबर 1 लाइट ईयर होता है। और पारसेक क्या होता है, ये जो भी इतना बड़ा कैलकुलेशन आया, इतनी लंबी डिस्टेंस आई, उसका भी 3.26, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू आई उसमें, उसके बराबर होता है, ठीक है। तो 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। बहुत सिंपल है और ये
जस्ट लर्न करने के लिए ही थी सारी यूनिट, तो आप लोग इसे लर्न कर लीजिए, आगे ही आपके सिलेबस में यूज़ होगा। इसके अलावा आज हम मास और वेट को, चूँकि आपका जो चैप्टर है वो क्या है, मेजरमेंट है, मापन है। मापन है तो अभी आपने सिर्फ लंबाई के बारे में बात की है, उसी तरह अगर हम कुछ द्रव्यमान या मास के बारे में बात करते हैं, लेंथ के बारे में हम डिस्कस कर लिए, अब हम मास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मास या द्रव्यमान आपने सुना होगा और आपने वेट भी सुना है, आपने दो चीज़ें सुनी है, एक तो मास, ठीक है, और दूसरा आपने सुना है वेट, ठीक, जिसे आप हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान और वेट को आप कहेंगे वजन या भार। आपने भार वर्ड ज़्यादा सुना होगा, द्रव्यमान और भार। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? आप अगर अपना वजन करवाने जाते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं मेजरमेंट ही है, ठीक है, तो जब आप अपना वेट करवाते हैं तो आप वेट मशीन पर खड़े होते हैं, तो वहाँ पर कहा जाता है कि आप 52 kg के, ठीक है, तो 52 kg क्या है? आपका मास है या आपका वेट है? 52 kg आपका वेट है। जब 52 kg आपका वेट है तो फिर आपका मास कितना है, ठीक है। और पहली चीज़ कि मास और वेट होता कितना है, द्रव्यमान और भार होता क्या है, ठीक है। तो द्रव्यमान क्या है, पहले आज हम उसे समझेंगे। द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी, जितनी भी बॉडी है या फिर हम बोल सकते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हमारे सराउंडिंग में, वो सभी किसी न किसी चीज़ से या छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो वो चीज़ जितने भी पदार्थ या जितनी भी पदार्थ की मात्रा से मिलकर बनी है वो उनका द्रव्यमान कहलाता है। मतलब मैंने कहा कि एक लोहे का गोला है, तो इस गोले को बनाने के लिए, एक स्फीयर को बनाने के लिए जितना आयरन यूज़ हुआ है वो संपूर्ण या पूरा के पूरा आयरन जो इसको एक शेप देता है या इसको बनाने के लिए उपयोग किया गया है, केवल उस आयरन की मात्रा क्या कहलाएगी, इसका द्रव्यमान, ठीक है। यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन द बॉडी, यानी किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, कितना पदार्थ यूज हुआ है जिससे भी वो मिलकर बनी है, वो उसका क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ क्या जिससे मिलकर वो बना है, कितनी मात्रा है उसकी, वो उसका द्रव्यमान कहलाती है। जबकि भार क्या होता है, भार का मतलब होता है, हमें पता है कि इस धरती पर हम जितने भी रहते हैं, इस अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सभी पर अर्थ के थ्रू एक ग्रेविटेशन फोर्स लगाया जा रहा है। तो अर्थ जितना ग्रेविटेशन फोर्स बॉडी पर लगाती है, वो ग्रेविटेशन फोर्स जो उसके मास में मल्टीप्लाई किया जाता है, या हम सिंपल से कहें कि सिंपल वो जो फोर्स है, जितना भी फोर्स हमारी बॉडी फील कर रही है, ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है, वो हमारा वेट कहलाता है। यानी कि अगर हम इस अर्थ पर है, ये अर्थ है और हमें पता है न्यूटन के लॉ से कि जितनी भी चीज़ें इस अर्थ पर हैं, अर्थ का भी एक सेंटर है और ये जो ऑब्जेक्ट है इनका भी कोई सेंटर है, हर चीज़ का कोई ना कोई सेंटर होगा। तो न्यूटन्स लॉ में ये कहता है कि किसी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो सिमिलरली अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, और जितनी भी चीज़ें अर्थ पर है वो सभी क्या है, दूसरी ऑब्जेक्ट है। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं फोर्स काम करेगा, और वो फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये जो बॉडी है ये अपने ऊपर इस अर्थ के कारण क्या फील कर रही है, एक फोर्स फील कर रही है। किस तरफ फील कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हम ऊपर नहीं जा सकते, हमारे हिसाब से उड़ नहीं सकते, हम पे क्या लगा हुआ है, ग्रेविटेशन फोर्स लगा हुआ है। तो हमारी बॉडी जितना भी फोर्स फील करती है अर्थ के द्वारा, वो फोर्स जो होता है वो क्या कहलाता है, इसका वेट। मतलब आप अगर वेट मशीन पर खड़े हैं तो वेट मशीन पर आपकी बॉडी के द्वारा, आपकी बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है जो नीचे की तरफ है। ये आपकी वेट मशीन है, इस पर आप खड़े हो गए, ठीक है। तो आपकी बॉडी से अर्थ के द्वारा एक फोर्स लग रहा है जो डाउनवर्ड है, वो जितना भी फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है वो कैलकुलेट होता है और वही आपका वेट कहलाता है, ठीक है। वेट मतलब भार होता है, यानी कि किसी वस्तु पर जितना भी गुरुत्वाकर्षण
पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है वो गुरुत्वाकर्षण उस वस्तु पर भार के रूप में अनुभव किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो द्रव्यमान है जिससे मिलकर वो वस्तु बनी है, इस वस्तु को आप कहीं पर भी ले जाइए, ये वस्तु जिससे मिलकर बनी है वो वैसी के वैसी ही रहेगी। मतलब इसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। हमेशा किसी वस्तु का मास या द्रव्यमान अनचेंज्ड रहता है, या फिर कहेंगे कि परिवर्तित नहीं हो सकता। और भार जो होता है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ जो है वो ध्रुवों पर चपटी है। मतलब इसके जो नॉर्थ और साउथ पोल है, यहाँ ये इक्वेटर है अर्थ के, और ये नॉर्थ और साउथ पोल है। तो दोनों ही पोल पर जो इसकी वैल्यू है वो चेंज होगी। हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ पर ऊपर की ओर जाते हैं, तो जो यहाँ पर फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर के द्वारा, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ जाकर पृथ्वी क्या होती जा रही है, चपटी होती जा रही है, तो यहाँ पर जाकर जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी पृथ्वी और जो बॉडी है उसके बीच में, फिर यहाँ पर जाकर और कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस कम होने के कारण ग्रेविटेशन जो जी की वैल्यू है वो चेंज होती है, ऊपर की तरफ जाओ या नीचे की तरफ जाओ। और हमें पता है कि जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण का मान बदलेगा, ग्रेविटेशन का मान बदलेगा, तो इसका मतलब है उस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है, जिसका वो अनुभव कर रहा है, उसे ही हम वेट कह रहे हैं, उसका मान भी क्या होगा, बदलेगा। यानी कि ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान बदलने के कारण जो बॉडी है वो अपने ऊपर खुद पर जो भार है या एक बल का जो अनुभव कर रही है वो क्या करती है, वो क्या रहेगा, हमेशा अलग अलग फील होगा। जैसे आप चंद्रमा की बात कर लीजिए, मून, तो मून पर जो ग्रेविटेशन होता है वो 1/6 होता है किसके, अर्थ के। ठीक है, वेट ऑन दी अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जो भार है, अगर हम पृथ्वी पर 24 किलो के हैं तो चंद्रमा पर जाकर हम 4 किलो के फील होंगे, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है और धरती पर गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा होता है। तो आपका जो भार होता है, वेट होता है, वो गुरुत्वाकर्षण जितना अनुभव किया जा रहा है उस वस्तु के द्वारा, उसी पर निर्भर करता है। तो जहाँ गुरुत्वाकर्षण कम होगा वहाँ भार कम लगेगा, और जहाँ गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा वहाँ भार ज़्यादा होगा। जबकि मास क्या रहेगा, अपरिवर्तित होता है। मास को आप किलोग्राम में मेज़र करते हैं, याद रखिएगा मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, क्योंकि जितने भी पदार्थ की मात्रा यूज हुई। जबकि भार की जो यूनिट है वो रहेगी न्यूटन, क्योंकि भार क्या है, भार क्या है, जो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल है, उसे हम क्या कहेंगे, बल को हम न्यूटन में मेज़र करते हैं। यानी कि आप भार को किस में मेज़र करेंगे, न्यूटन में, और द्रव्यमान को आप किस में मेज़र करेंगे, किलो में मेज़र करेंगे। द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश। अदिश का मतलब होता है स्केलर, जिसका दिशा होती है, जिसके लिए हम ये कहेंगे कि जिसका परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जबकि ये कैसी राशि, इसकी दिशा है, हमेशा ये कहाँ लगता है, नीचे की तरफ। हमारा जो फोर्स है, हमारी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन, वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है। तो इसे हम कहेंगे कि ये एक सदिश राशि है, सदिश या फिर वेक्टर। ठीक है, वेक्टर या सदिश, जो जिसकी दिशा और परिमाण, मैग्नीट्यूड दोनों होता है। मास किसी भी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ ब्रह्मांड में हर एक कण का कोई ना कोई मास तो ज़रूर होगा, है ना, उसकी कुछ वैल्यू तो ज़रूर होगी, इसलिए वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। जबकि वेट जो होता है वो ज़ीरो हो सकता है। कैसे ज़ीरो हो सकता है, जब आप वो बॉडी खुद अर्थ के सेंटर और उस बॉडी के बीच में डिस्टेंस होने, जो भी डिस्टेंस है उसके कारण यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर ये बॉडी अर्थ के सेंटर में ही चली जाए तो फिर फोर्स लगना ही बंद हो जाएगा। यानी कि जहाँ फोर्स नहीं होगा वहाँ वेट जीरो हो जाएगा। तो अगर अर्थ के सेंटर पे मेज़र किया जाए तो वो फोर्स क्या होगा, ज़ीरो। उसके अलावा अगर आप देखिए कि अगर कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, जो बिल्कुल ग्रेविटी से बाहर ही हो चुकी है, ग्रेविटेशन फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो फिर वो स्पेस में उड़ती है
है ना। जब ग्रेविटी के फर्क नहीं पड़ता है, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता, तो वो ऑब्जेक्ट उड़ती रहती है या स्पेस में कहीं भी जा सकती है, वो टिक नहीं सकती क्योंकि उस पर ग्रेविटेशन फोर्स या उसका वेट जो है वो जीरो हो चुका है। ठीक है, जीरो अनुभव करती है। और ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉडी की, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी वस्तु है सभी का द्रव्यमान जरूर होगा, लेकिन ये क्या है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि इसका मान कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल पे डिपेंड करता है, अर्थ पर अलग है, मून पर अलग है, डिस्टेंस पर मेजर करता है कि दो बॉडी के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फंडामेंटल, ये कभी चेंज नहीं होती, ये फिक्स्ड है, और ये वैल्यू ये कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो आज हमने मास और वेट के बारे में डिफरेंस देखा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।